हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि दूसरा चैप्टर है आपका श्वसन, है ना। तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा पहला। कह रहा है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। तो जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है, तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी यानी जैसे कि ऑक्सीजन है यह जो है कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया करके, है ना, ग्लूकोज से अभिक्रिया करके क्या सब उत्पादन करता है, तो ये बनाता है CO2 प्लस में H2O और ऊर्जा का उत्पन्न करता है ना। तो ये चीज़ आपका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा श्वसन। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका श्वसन। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है, तो भोजन अणुओं का यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ATP। क्या हो जाएगा, ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं, तो श्वसन क्रिया में, है ना, ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो उसके फलस्वरूप जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। करें कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है, तो जैसे कि आप ग्लूकोज का सूत्र देखेंगे C6H12O6 इनका ये सूत्र होता है। तो कार्बन कितने कार्बन है यहाँ पर, 6 है, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 6 अणु से, मतलब 6 कार्बन से बना अणु होता है ग्लूकोज। अरे किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का विखंडन होता है, तो आप याद रखिएगा अवायवीय श्वसन में। कौन से अवायवीय श्वसन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो इसमें याद रखें, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, तो याद रखना है ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुवेट अणु का जो निर्माण होता है वह किस श्वसन में होता है, तो अवायवीय श्वसन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है किण्वन, है ना। तो आप याद रखेंगे, मतलब जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरुवेट होते हैं वो एथेनॉल यानी OH बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है, तो किण्वन क्रिया जो होती है वो आपको ईस्ट में होती है। किण्वन की क्रिया कहाँ होती है, ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के अभाव के कारण जो है लैक्टिक अम्ल, है ना, लैक्टिक अम्ल का
पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण क्या होता है, वहाँ पर क्रैम्प होने लगता है या तकलीफ होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो आपको याद रखना है कि पायरुवेट का जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस भी इसको कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना है, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। कह कि ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है। तो ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वायुमंडल से पौधों में जो है रंध्र द्वारा भी होता है, वात रंध्र द्वारा भी और अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा भी होता है। तो इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। तो जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में। तो प्रत्येक भाग में श्वसन की क्रिया होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति तीव्र होती है। क्वेश्चन है कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है। तो आपको पता है कि जंतुओं में जो श्वसन की गति होती है वो तेज होती है, जबकि पौधों में क्या होती है, वो धीमी होती है। तो जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति क्या होती है, तो धीमी होती है। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अरे तिलचट्टा टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित किसके द्वारा होता है। निम्नांकित किसके द्वारा होता है। तो तिलचट्टा में क्या होता है, ट्रेकिया मौजूद रहता है, क्योंकि ट्रेकिया जो है यह ये श्वास नली होते हैं जो इनको जिनमें क्या होते हैं, वायु कोश होते हैं, है ना, वायु की कुपिकाएं होती है और उसमें वायु भरे रहते हैं। इसके द्वारा जो है तिलचट्टा हो या टिड्डा हो, इसमें या मतलब कीट पतंग में जो है इसी प्रकार का, है ना, ट्रेकिया द्वारा ही श्वसन होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगर किस जंतु में श्वसन गैसों यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। तो ये आप याद रखेंगे, मछली में। किस में हो जाएगा दोस्तों, तो मछली में इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि मछली में जैसे गिल्स होता है, मछली में श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है, और गिल्स का जो संपर्क होता है वह डायरेक्ट यहाँ से रक्त वाहिनी से होता है, और इसमें जो है विसरण क्रिया द्वारा जो है जो ऑक्सीजन है वह रक्त में प्रवेश करता है। इस बात का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कि निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है कि निम्नांकित में किस जंतु में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। तो वह होता है कछुआ में। किस में होता है, तो कछुआ में जो है श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो देखते हैं। करेंगे मनुष्य में नासिका वैश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहते हैं उसको। ध्यान रखेंगे, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ उनको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। करेक्ट निम्नांकित कौन सीधे वायुकोश या एल्वेली में खुलती है। तो आपको याद रखना होगा कि जो वायु कोष्टिका वाहिनी है, ये आपको कहाँ खुलती है, तो डायरेक्ट ये सीधे वायुकोश या एल्वेली में खुलती है, वायुकोष्टिका वाहिनी। ठीक है, और यहीं से जो है विसरण क्रिया द्वारा जो है ऑक्सीजन जो है रक्त में प्रवेश करता है। फेफड़ा से रक्त में ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्या हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यह है कि मानव शरीर की कौन सी रचना
वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। तो वक्ष गुहा को उदर गुहा से जो अलग करती है तो वो डायाफ्राम होती है। कौन सी? डायाफ्राम, है ना। तो ये फेफड़े को मतलब पंप करने में मदद करता है डायाफ्राम, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। श्वसन क्रिया में सहायक, अगर किसी का डायफ्राम टूट जाए तो व्यक्ति की मौत ही हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब क्या होती है? तो उस कंडीशन में जो है वक्ष गुहा जो है फैल जाती है। जो वक्ष गुहा होते हैं, जो हमारे छाती वाले जो ना भाग होते हैं, चेस्ट वाले हिस्से होते हैं, उसको हम लोग वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होती है? बहुत ही कम होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एकोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो आप याद रखेंगे एकोशिकीय जीव है तो इसमें कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। अमीबा, पैरामीशियम, इसमें जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है ना, तो कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा होता है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में श्वास नली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है? तो ये शाखित होते हैं और वायु से भरी हुई होती है, तो याद रखना है इस चीज़ को। जो ट्रेकिया द्वारा जो श्वसन होता है वो किस में होता है? कि कीट पतंग में ट्रेकिया द्वारा जो है श्वसन होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि निम्नांकित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो मानव श्वसन तंत्र का भाग इनमें से कौन नहीं है? तो आप इसका उत्तर जो आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि गिल्स। आपको गिल्स पता होगा किस में होता है? तो मछलियों का ये श्वसन अंग है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं होगा। कह रहा मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है? तो याद रखना है। कह रहा है कि मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र, मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र जो है, मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है? तो इसका याद रखेंगे, नासिका वेश्म में खुलती है। कहाँ पर खुलती है? नासिका वेश्म में खुलती है। अगर मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है, क्योंकि इसमें जो है घ्राण क्षेत्र जो है बहुत ही छोटा होता है मनुष्य में। अगर मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि घ्राण क्षेत्र इनका क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। नासिका वेश्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो जो घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसको हम लोग कांची कहते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 11 सेंटीमीटर इसकी जो लगभग लंबाई होती है। इस चीज़ को आप नोट करके इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनको अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिले। धन्यवाद।